हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको करेंगे। जो ये सेकंड चैप्टर है वो हमारा यूनिट फर्स्ट में आता है, जिसका नाम क्या है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो जो हमारा चैप्टर 2 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखो, जो ये यूनिट है उस यूनिट में हमें क्या करना है? उस यूनिट का नाम है हमारे पास, ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें इस चैप्टर में नेशनल इनकम समझना है। तो नेशनल इनकम समझने के लिए देखो, अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? नेशनल इनकम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? पहले हमें पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम। भाई, अगर डोमेस्टिक इनकम पता रहेगी तभी तो हम उसमें कुछ ऐड करेंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा? नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम से भी पहले क्या पता होना चाहिए? डोमेस्टिक इनकम से भी पहले आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों पता होना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि जो भी प्रोडक्शन या जो भी इनकम हम जनरेट करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी से, वो हमारी कौन सी इनकम बनेगी? वो हमारी डोमेस्टिक इनकम बनेगी। और डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं अपनी ऐड करता हूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इनकम फ्रॉम अब्रोड मतलब जो देश से मैंने पैसा कमाया वो प्लस जो मैंने बाहर दूसरे देशों से पैसा कमाया, उन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। ठीक है। तो बच्चों को यहां पे और कंफ्यूज होता है, मैं और समझाता हूं। जैसे मान लो हमने अपनी टेरिटरी में 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा, समझने के लिए कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करा? 100 यूनिट्स का। अब इसको हमने क्या करा? डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने बेच दिए 80 यूनिट्स, ठीक है। 80 यूनिट्स बेच दिए हैं 100 रुपीज के हिसाब से। और हमने दूसरी टेरिटरी में, मतलब फॉरेन टेरिटरी में हमने बेचे हैं अपने 20 यूनिट्स 100 के हिसाब से। तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी से आपकी इनकम जनरेट हुई, इसको बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। और जो हमने बाहर की टेरिटरीज में गुड्स को बेचकर इनकम जनरेट कर लिया, उसको बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम। मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस का हमने कुछ इंपोर्ट भी करा होगा, गुड्स को बेचा भी होगा और गुड्स को खरीदा भी होगा, तो ये उसका नेट होता है, ठीक है। बट अगर हम देखें जो हमारी इनकम होती है वो दो तरीके से कैलकुलेट हो सकती है, जितना हमने देश में बेचा प्लस जितना हमने बाहर बेचा। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? नेशनल इनकम आएगा। बट वही नेशनल इनकम से पहले आपको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डोमेस्टिक इनकम से पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डोमेस्टिक टेरिटरी। क्योंकि जो भी इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होगी, उससे जो भी इनकम क्रिएट होगी वो मेरी डोमेस्टिक इनकम माना जाएगा। और डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं जोड़ दूंगा कि मैंने बाहर से कितना अर्न करा है अब्रॉड से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक बन जाता है वो बन जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम सिर्फ क्या करेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी में किसको इंक्लूड करा जाता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में किसको इंक्लूड नहीं करा जाता, और इसके कुछ एग्जांपल के साथ हम इस यूनिट को, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है ना। तो डोमेस्टिक टेरिटरी समझते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट भी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे, देखो अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझू, आपको डायग्राम के साथ बता दो, ये होता है आपका भारत का मैप, समथिंग समथिंग ऐसा होता है ना, समथिंग ऐसा आपका भारत का डायग्राम होगा।
ये भारत का मैप है, ये श्रीलंका होता है, ठीक है। तो ये भारत का मैप है। तो सबसे पहले हमसे पूछा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो भारत की बाउंड्री है ना, जो भारत की बाउंड्री है, ये सिंपल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ये सिंपल लैंग्वेज में कि ये क्या है, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी। बट जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करते हैं, पहले डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें कुछ हम और एडिशन करते हैं। क्योंकि जब हम नेशनल इनकम के लिए पॉलिटिकल बाउंड्री को कैलकुलेट कराता है, तो उसमें जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है उसका वाइडर सेंस होता है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, जो भी देश की पॉलिटिकल बाउंड्री है या पॉलिटिकल फ्रंटियर भी कह देते हैं इसको, जो पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है, सबसे पहले तो ये क्या होता है, देश की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। और उसमें कुछ हम 3 चीजें ऐसी ऐड करेंगे जो दिखने में तो पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर होंगी, बट उनकी इनकम हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी मींस, डोमेस्टिक टेरिटरी मींस, इसको मैंने क्या बोला, पॉलिटिकल बाउंड्री। आप पॉलिटिकल बाउंड्री या फ्रंटियर भी कह सकते हो, ठीक है, फ्रंटियर ऑफ कंट्री। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, जो देश की ये बाउंड्री है, जो ये बाउंड्री है, इसके अंदर जो भी आप इनकम क्या करोगे, इनकम जनरेट करोगे या इनकम क्रिएट करोगे, इसके अंदर से आप जो भी इनकम कमाओगे उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। बट मैंने बताया जब हम नेशनल इनकम को या डोमेस्टिक नेशनल इनकम काउंट करते हैं, तो उसके लिए हमें वाइडर सेंस में लेना पड़ता है। तो इसके अलावा हम कुछ और चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे, however for the purpose of national income, है ना। तो नेशनल इनकम का इसका सेंस क्या होता है, बड़ा सेंस होता है। हम तो बोलेंगे इट इज यूज्ड इन वाइडर सेंस, ठीक है। वाइडर सेंस में इसका मीनिंग लिया जाएगा। देखो इसको तो हम बोलेंगे जो हमने बताया, इसके अंदर जो भी काम होगा, इसके अंदर जो भी काम होगा उसको तो हम क्या मानेंगे, अपनी इनकम मानेंगे ही मानेंगे। प्लस अब कुछ चीज मैं बताने वाला हूं, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। हमने बताया इन एडिशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अलावा भी हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड कह रहा, ये 3 जो है। प्लस अब हम कुछ और चीजें भी ऐड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है, देखो क्या होता है, अगर 2 देशों के बीच में मान लो यहां पर कोई दूसरा देश है, हम ये मान लेते यहां पर मान लो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया से मान लो हमारे देश का कोई नॉर्मल रेजिडेंट है, जैसे एयर इंडिया है, हमारे देश की एयर इंडिया है, ठीक है। एयर इंडिया क्या करती है, हवाई जहाज चलाती है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इससे जो भी इनकम जनरेट होगी उसको भी हम क्या मानेंगे, हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम मानेंगे, क्योंकि ये हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा है एयर इंडिया को 2 देशों के बीच में। तो इसको भी नेशनल इनकम के लिए हमने इसको भी बोला कि ये भी क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको समझाता हूं। सबसे पहले हमने बोला कोई भी शिप्स या एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, 2 कंट्रीज के बीच में। देखो कोई भी शिप्स या एयरक्राफ्ट, जरूरी नहीं है तो एयरक्राफ्ट हो गया ना, मान लो कोई पानी के जहाज भी चलाता है 2 देशों के बीच में, ठीक है। बट नॉर्मल रेजिडेंट वो कहां का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए, और कंट्रोल भी उसी का होना चाहिए। अब आप समझो, आप पूछोगे नॉर्मल रेजिडेंट कौन क्या होता है, तो ये टॉपिक वैसे हमारे पास आएगा, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मल रेजिडेंट होता है जो भी
ऐसा व्यक्ति जो 1 साल से ज्यादा भारत के अंदर रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत के अंदर ही हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है वो अर्निंग भी भारत में करता हो, वो खर्चे भी भारत में करता हो, और वो मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट भी कहां करता हो, भारत के अंदर करता हो। ऐसे पर्सन को बोला जाता है नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, ये टॉपिक हमारे पास आया। तो सबसे पहला हो गया कि अगर इंडिया से कोई भी पर्सन या तो शिप्स या एयरक्राफ्ट का ऑपरेट कर रहा है दूसरे देशों में, जरूरी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ हो सकता है और कई देशों में ऑपरेट कर रहा हो, तो अगर इसकी जो भी इनकम होगी उसको हम क्या मानेंगे, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है, और डोमेस्टिक टेरिटरी में तो उसकी इनकम को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, पहले मैं लिखवा देता हूं। दूसरा पॉइंट कह रहा हूं हमारे पास, मान लो कोई फिशिंग वेसल या फिर वो ऑयल एंड नेचुरल गैस या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाई रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर में है, वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट टू ऑपरेशन। बड़े ध्यान से मैं आपको इसी डायग्राम के साथ समझाऊंगा। क्वेश्चन में कह रहा है अगर आप कोई इंटरनेशनल वाटर में, सबसे पहले समझना क्या कर रहा है, अगर आप कोई इंटरनेशनल वाटर में क्या कर रहे हो, मछली पकड़ रहे हो, ठीक है, मछलियां, फिशिंग वेसल्स, आप ऑयल या नेचुरल गैसेस को निकाल रहे हो, किसके थ्रू, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं, और उसको ऑपरेटेड कौन कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। अब मैं समझाता हूं, देखो क्या होता है, हर देश के लगभग आपको पता है जो हमारे अर्थ है वो 70% वहां पर क्या है, पानी है, अर्थ में 70% पानी है। तो हर देश के आसपास वो मतलब इंटरनेशनल आपके वाटर होगा ही होगा। तो जैसे मान लो जो इंडिया का एरिया है, ठीक है, इंडिया का जो एरिया है ये वाला, ये क्या हो जाता है, इसको देखो सबसे पहले हम कुछ एरिया तक तो जो वाटर होता है, ये सिंपल से मैं भी आपको बेसिकली समझाता हूं। ये इंडिया की बाउंड्री के बाहर हम उसको क्या मानते हैं, इसको हम इंटरनेशनल वाटर मान लेते हैं। आपको समझाता हूं, मतलब कुछ एरिया छोड़कर कुछ लिमिट में, मतलब कुछ लिमिट को तो वो भारत के उसमें मानते, एरिया में मानते हैं, बट उसके बाद सारा जो एरिया होता है उसमें क्या होता है, वो इंटरनेशनल वाटर में माना जाता है, इंटरनेशनल वाटर माना जाता है। अब इंटरनेशनल वाटर में भी क्या होता है, कुछ एरिया तक भारत को एक्सक्लूसिव राइट होता है कि मान लो ये भारत का एरिया है, कुछ एरिया तक जो इंटरनेशनल वाटर है उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत क्या करेगा, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। उसके बाद वो फ्री होता है किसी भी कंट्री के लिए, उसमें कोई भी कंट्री से कर सकता है, बट एक लिमिट होती है। भारत का एक इंटरनेशनल वाटर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। तो इन एरिया में जहां पर भारत के पास एक्सक्लूसिवली राइट होता है ऑपरेशन करने का, मतलब फिशिंग करने का, नेचुरल गैसेस निकालने का, ऑयल निकालने का, फिशिंग करने का, तो यहां पर वैसे तो ये भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, बट नेशनल इनकम के पर्पज से वो अगर कोई इंटरनेशनल वाटर में फिशिंग कर रहा है, नेचुरल गैसेस को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, निकाल रहा है, या नेचुरल गैस निकाल रहा है या ऑयल निकाल रहा है इंटरनेशनल वाटर में, तो उसकी इनकम को भी हम ये मानेंगे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है और उसकी इनकम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। सो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेकंड पॉइंट नहीं भी समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। सिंपल सा हमने बोला भाई जो बाउंड्री है वो तो है, इसके अलावा 2, अगर एयरक्राफ्ट या शिप्स ऑपरेट हो रहे 2 देशों के बीच में, 2 या उससे ज्यादा देशों के बीच में वो, और दूसरा कोई इंटरनेशनल वाटर में फिशिंग हो रही है, नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ऑयल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। एक्चुअली फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, आपने देखा होगा टीवीज में या न्यूज में, इंटरनेशनल वाटर के बीच में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म बना लेती हैं
उसी की हेल्प से वहां पर नेचुरल गैसेस निकाला जाता है, तो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म वही होता है। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है कोई भी एम्बेसीज, ठीक है, कोई भी एम्बेसी होगा, कॉन्सुलेट्स होगा, कॉन्सुलेट्स, ठीक है, कॉन्सुलेट नहीं, कॉन्सुलेट्स, ठीक है, कॉन्सुलेट या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। तीसरी चीज क्या है कि भाई देखो एक्चुअली क्या होता है, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या करते हैं, मान लो जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो इसके अंदर भारत के कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो यहाँ पर एक भारत का ऑफिस होगा, है ना, भारत का ऑफिस होगा, उसके अंदर कुछ इंप्लॉइज होंगे जिसको कहा जाता है क्या, एम्बेसीज। ध्यान समझना, हर देश में भारत का एक ऑफिस होगा जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसके अंदर गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड लोग होंगे जो कि भारत को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं एम्बेसीज, ठीक है। तो कोई भी भारत का एम्बेसीज दूसरे देशों में है, या फिर कॉन्सुलेट, तो कॉन्सुलेट क्या होता है, एक्चुअली इसी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। जो एम्बेसीज होती है ना, उसका मेन फोकस होता है दो देशों के बीच में रिलेशंस को मेंटेन करके ना, बराबर कम्युनिकेशन बना के रखना, वो काम होता है कॉन्सुलेट्स का, वो काम होता है एम्बेसीज का। जो कॉन्सुलेट्स होते हैं ये एक्चुअली प्राइमरी डिप्लोमेटिक माने जाते हैं, ये प्राइमरी डिप्लोमेटिक है ना, जो दो देशों को कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये कॉन्सुलेट्स क्या होता है, मान लो अब ये ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे इंडियंस होंगे, ठीक है, कोई टूरिस्ट के पर्पज से होगा, कोई परमानेंट होगा, कोई एजुकेशन के लिए गया होगा, कोई किसी पर्पज के लिए गया होगा, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है वो कौन हैंडल करेगा, वो अब एम्बेसीज नहीं करेंगे, वो करेंगे कॉन्सुलेट्स। होती इसी की ब्रांच ही होती है वो भी, ठीक है, इन्हीं की ब्रांच होती है, बट इनका काम होता है दो देशों के बीच में रिलेशन को हैंडल करना, ये कम्युनिकेशन करना। और कॉन्सुलेट का काम होता है फर्दर कोई भी टूरिस्ट पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई एजुकेशन पर्पज से क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, या कोई भी इंडियन ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है ना, उसको कोई भी इश्यू हो रहा है तो किससे कांटेक्ट करेगा, कॉन्सुलेट से। तीसरा आ गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अब समझना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, हर कंट्री एक दूसरे देशों में क्या करते हैं, अपनी मिलिट्री भेजती है ट्रेनिंग के लिए कि हमारी जो वहां की चीजें हम सीखे, हमारी चीजें कोई दूसरे देश की कंट्री के मिलिट्री सीखे। तो मान लो इंडिया की मिलिट्री यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में गई है ट्रेनिंग करने के लिए, कोई और कंट्रीज भी हो सकती है, ट्रेनिंग करने के लिए गई है, तो सिंपल सा बता दिया, अगर कोई भी एम्बेसी होगी, ठीक है, कोई भी एम्बेसीज होती है, कोई भी कॉन्सुलेट्स होता है, और कोई भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो इन तीनों है ये बेशक कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में, बट क्योंकि ये इनको सैलरी कौन देता है, किसके लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम करता है, तो हम इनको ये मानते हैं कि ये ना भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, या अजम्पशन मान लिया जाता है कि ये क्या है, भारत की टेरिटरी में है। क्यों, क्योंकि ये तीनों लोग देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हम ये अज्यूम करते हैं ये डोमेस्टिक टेरिटरी में है, और इनकी इनकम को डोमेस्टिक इनकम माना जाता है, क्योंकि इनको सैलरी कौन देता है, तनख्वाह कौन देता है, इनको तनख्वाह देती है सरकार। तो सरकार ये कहते हैं ये हमारे देश की, हम ये मानेंगे कि हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, डोमेस्टिक टेरिटरी में तो जो इनकी इनकम होगी डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी, तो इस तरीके से हम इसको भी अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आपको इसी के अंदर एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं। अभी तो ये हो गया हम किसको इंक्लूड करेंगे, अब पॉइंट आएगा कि हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। पॉइंट क्या आएगा, अब डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, अब आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो समझना, फर्स्ट में दो पॉइंट है, दो ऐसे सिचुएशन है जब हम नहीं इंक्लूड करेंगे। पहला हो गया एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर कंट्री,
अदर कंट्री, या दूसरा पॉइंट ले लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO, WHO एक्सेट्रा, या UNO भी बोल सकते हैं, UNO वगैरह, ये सारी क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। समझते हैं। देखो क्या बोला किसी दूसरे देश में एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होगा तो उसको हम दूसरे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में ना मान के हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में मानेंगे, और उनकी इनकम को हम अपने देश की इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड कर लेंगे। तो ऐसे ही मान लो भारत के अंदर कोई USA का एम्बेसी है, ठीक है, भारत के अंदर चाइना की एम्बेसी है या कॉन्सुलेट्स है, तो अगर भारत के अंदर किसी दूसरे देश की एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स है तो उसको भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे दूसरे देश के अंदर भारत का एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है तो उसको हमने भारत में इंक्लूड करा, एज इट इज। ऐसे ही भारत के अंदर कोई USA का एम्बेसी है या चाइना का एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स है या मिलिट्री है, तीनों ही चीज, चाहे वो एम्बेसी हो, चाहे वो एम्बेसी हो, चाहे वो कॉन्सुलेट्स हो, और चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, ठीक है, अगर वो दूसरे देश का है तो उसको हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। बड़ी वाला लॉजिक, इनको जिस देश की एम्बेसीज वगैरह होंगी, क्योंकि जो इनकी सैलरीज होते हैं गवर्नमेंट देती है, तो ये जिस देश के होते हैं उन देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करा जाता है, ठीक है। अब कह रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लो भारत के अंदर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो भारत के अंदर WTO का ऑफिस है, भारत के अंदर WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, वो हर देश को ट्रेड करने के लिए एक सुविधा प्रदान करती है, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, देशों के बीच में ट्रेड अच्छे तरीके से हो सके उसके लिए ये एक कम्युनिकेशन का काम करती है, ठीक है। ऐसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देशों में हेल्थ की सुविधा अच्छी मिल सके, ये वो दो मतलब अलग अलग देशों में जो हेल्थ की सुविधा है वो अच्छे तरीके से मिल सके, उसका काम कौन करेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही और भी, जैसे हमने UN बोला, और भी अन्य जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई भारत के अंदर है तो उन ऑर्गेनाइजेशन को भी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। और जब भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसको हम भारत के डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड नहीं करा जाएगा, तो उसको नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं करा जाएगा। सो आई होप अब आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। हमारे पास पॉलिटिकल डोमेस्टिक टेरिटरी में किसको इंक्लूड करेंगे और डोमेस्टिक टेरिटरी में किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, विद डायग्राम तरीके से मैंने बता दिया है, ताकि आपके पास एक इमेजिनरी वो आ जाए, आप इमेजिन कर पाओ कि किसको हम इंक्लूड करेंगे, किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो अब कुछ क्वेश्चंस के साथ हम देखेंगे आपको कितना समझ में आ। सो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको बताना होगा कि किसको डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे और किसको डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो सबसे पहला आपके पास है क्वेश्चन, एक इंडियन ओरिजिन कंपनी है जो कि लंदन में है, तो क्या इसको हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। वेरी गुड, इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इंडिया के अंदर, क्या इसको डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे, करेंगे। वेरी गुड, इसको डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। रीजन देख लेते हैं दोनों का। हमने कहा कि देखो इंडिया के अंदर कुछ भी चीज हो, कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो, कोई भी वर्क हो रहा हो, सिर्फ किसको छोड़कर, या तो अगर वो किसी दूसरे देश का एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरी चीज कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा कुछ भी चीज है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, उसको भी हम भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। और क्योंकि ये तो ऑपरेशन ही कहां हो रहा है, लंदन में हो रहा है, तो ये लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, कंपनी इन इंडिया ऑन्ड बाय जापानीज, इसको इंक्लूड करेंगे, यस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका ऑपरेशन कहां हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है, और इनमें से कुछ भी ना तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही ये एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। इट मींस इसको भी हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे आंसर कर रहे हो।
सो फोर्थ है हमारे पास ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, नहीं होगी। वेरी गुड, सारे क्वेश्चन आप सही बता रहे हो, मेरे को उम्मीद नहीं थी आप सारे क्वेश्चन सही बताओगे। तो क्योंकि ये इंडस्ट्री है कहां पर, न्यूयॉर्क में, तो ऑब्वियस सी बात है ये न्यूयॉर्क की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। वेरी गुड। अब कह रहा है ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक का ब्रांच, मान लो यहां पर कोई फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक है, उसकी ब्रांच है, फॉरेन बैंक की ब्रांच है, क्या इसको इंक्लूड करेंगे? यस करेंगे। हमें तो सिर्फ ये तीन चीज देखनी है, ना वो एम्बेसीज होनी चाहिए, ना कॉन्सुलेट्स होना चाहिए, ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फॉरेन बैंक हो या कुछ भी हो उसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। इंडियन एम्बेसी इन लंदन करेंगे, क्यों करेंगे? यस, क्योंकि ये इंडिया की एम्बेसी है। मैंने बताया था अगर कोई, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है भारत की एम्बेसी है या कॉन्सुलेट्स है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये देश को रिप्रेजेंट करता है और इसकी सैलरी को कौन पे करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको हम भारत की मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये चाइना के अंदर है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लो ये चाइना है, चाइना के अंदर हमारा एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई से कोई मतलब नहीं है। बस ये तीन चीज नहीं होनी चाहिए, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। इट मींस इसको इंक्लूड नहीं करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब रशियन एम्बेसी इन इंडिया, यहां पर जैसे ये यूएस के बदले क्या है, रशिया की एम्बेसी है, तो ये रशिया की है तो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी। वेरी गुड। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। आप कह सकते हो टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, टाटा ने क्या करा, अपनी बिल्डिंग दिया अमेरिका में, मान लो ये यूएसए अमेरिका है, इसके अंदर क्या करा, टाटा की कोई बिल्डिंग होगी, उसने अपनी जो बिल्डिंग है वो किसको दे रखी है, वो गूगल को दे रखी है, तो गूगल को दे रखी है, तो ये यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सो आपने सारे ही आंसर बहुत ही अच्छे दिए एंड आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।